Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन? लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके अगर हम थ्रो करते हैं तो अंडर ग्रेविटी इसका जो भी मोशन होगा दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और वो कैसे होता है वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देख के प्रोजेक्ट करने वाले हैं, लेकिन जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इट इज़ प्योरली अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम 15 मीटर पर सेकंड रखेंगे, ओके और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद अंडर ग्रेविटी उसका जो भी ट्रैजेक्टरी होगा वो कैसे होगा यहाँ पे देखिएगा। वो कैसे किस पाथ से जा रहा है, इट इज़ लाइक दिस वन। अब देखिए हमने जो भी इनिशियल वेलोसिटी दिया था इट इज़ प्योरली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन अंडर ग्रेविटी होने के कारण हर इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलेरेशन हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके और उस एक्सेलेरेशन के कारण उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट बढ़ रहा है, ओके। सो जैसे जैसे वो मूव होगा तो उस वेलोसिटी वर्टिकल जो भी कंपोनेंट यहाँ पे उसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण उसके ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरीके का बना है। अब इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स को आप अच्छी तरह से देख सकते हो। देखिए यहाँ पे दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स मिलेंगे, वन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज अलोंग वर्टिकल। अब इनिशियली हम जब उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम दे रहे हैं, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जीरो था। लेकिन ये अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलेरेशन होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ते जाएगा लाइक दिस वन। इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखिए ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ओके। दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वो वर्टिकल कंपोनेंट है। और इस डायरेक्शन में जो दिख रहा था आपको इट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि पूरे मोशन में यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। आप फिर से एक बार देख सकते हो, ओके। तो इस कंपोनेंट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो भी है अंडर ग्रेविटी है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम वेलोसिटी थोड़ा बढ़ाते हैं तो इसका जो भी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बढ़ जाएगा और यहाँ ही कहीं तो वो लैंड होगा लाइक दिस वन। तो इसको आप थ्योरेटिकली पूरा समझते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले से भी डिस्कस करना है यहाँ पे। तो जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स बहुत सारे यानी जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे उसमें से 95% टॉपिक्स ये एच.सी. वर्मा सर की किताब में से है। जो टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक एच.सी. वर्मा सर की किताब में नहीं दिया है। एच.सी. वर्मा सर की किताब में सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन हुआ है, ओके। सो वही चैप्टर रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 11 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं। मान के चलिए कि एक बुलेट हम फायर करेंगे। जब हम बुलेट को फायर कर रहे हैं तो उस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और उस बुलेट का जो भी मोशन होने वाला है इट इज अंडर ग्रेविटी। देयरफॉर हर इंस्टेंट के ऊपर इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा विच इज इक्वल्स टू जी, ओके। तो इसके कारण उसका जो भी ट्रैजेक्टरी बनेगा इट इज लाइक दिस वन। तो जैसे जैसे ये बुलेट अंडर ग्रेविटी मूव होगा तो इट्स मोशन इज लाइक दिस वन। तो हर इंस्टेंट पे अगर आप देखते हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। फॉर आवर कन्वीनियंस हम ये वाला पॉइंट ओरिजिन कंसिडर करेंगे जहां से इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओके। ये ओरिजिन कंसिडर करेंगे और ये जो भी एक्सिस है इसको हम वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे और ये जो भी एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, ओके। सो वाई एक्सिस आपका इस डायरेक्शन में होगा और एक्स एक्सिस आपका इस डायरेक्शन में होगा।
दिस इज द एक्स एक्सिस। अब जैसे जैसे वो बुलेट नीचे आ रहा है तो वैसे वैसे दोनों कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज हो रहे हैं। ओके, सो दिस मोशन ऑफ दैट बुलेट इज अ 2 डायमेंशन मोशन, 1 डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर डायमेंशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, अलोंग वाई एक्सिस यानी वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है। यानी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है बेटा, 0 है। ओके, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों कंसिडर करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा वर्टिकल मोशन और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे हम, u। इन वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, 0, जो कि हमने अभी देखा था। ओके, सो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है बेटा, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, विच इज इक्वल टू g। ओके, सो अलोंग एक्स एक्सिस जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन वी कैन राइट हियर x इज इक्वल्स टू, ओके, x इज इक्वल्स टू u इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू यू टी। सिमिलरली इन दिस केस तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण, सो y इज इक्वल्स टू यू टी होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो टर्म चला जाएगा, इनटू हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गया। ओके, तो x इज इक्वल्स टू यू टी, वाई इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। सबसे पहले हमें इस ट्रेजेक्ट्री का एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे मिलेगा, तो जब हम x और y में इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर t इज इक्वल्स टू x अपॉन u। ओके, t इज इक्वल्स टू x अपॉन u लिख सकते हैं। सो t की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अगर t की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए, सो y इज इक्वल्स टू 1/2 g इंटू टी की जगह पे x अपॉन u, दोनों का स्क्वायर तो x स्क्वायर u स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होगा। तो x और y के बीच में वेरिएशन कैसे हो रहा है, ओके, ये डिपेंड रहेगा g के ऊपर, ये डिपेंड रहेगा u के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब मान के चलिए, ओके, ये तो था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिसको मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। सो y इज इक्वल टू 1/2, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब मान के चलिए कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ था उस वक्त टाइम की वैल्यू 0 था, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एट टाइम स्मॉल t, लेट अस इमेजिन दैट दिस प्रोजेक्टाइल या दिस बुलेट इज हियर, वो बुलेट यहाँ पे आ गया। ओके, जैसे बुलेट यहाँ पे आ गया, जैसे बुलेट यहाँ पे आ गया तो इनिशियल पोजीशन उस बुलेट का यहाँ पे था, अब फाइनल पोजीशन इस टाइम पे बुलेट यहाँ पे है। ओके, सो हम अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये r क्या होता है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे, सॉरी। तो अब x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, जो कि हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया था। सो दिस इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या था, इट्स अ u t इंटू आई, प्लस y की वैल्यू क्या था, हाफ g t स्क्वायर इंटू j।
So this is a displacement vector, or you can say that position vector with respect to origin. तो उस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे एट अ टाइम t, तो दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. जैसे जैसे t चेंज होगा वैसे वैसे इस r का वैल्यू भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो अगर टाइम की वैल्यू ज़्यादा लेते तो हो सकता है कि प्रोजेक्टल यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे आ गए तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा. So this is a position vector, or you can say that displacement vector, which is equals to uti plus 1 by 2 gt square into j, where I and j are the unit vectors along x-axis and y-axis. Okay, so ये तो position vector. अब इस position vector ने with respect to with respect to horizontal कितना एंगल किया है. तो अगर इस एंगल को मैं बीटा कंसिडर करता हूँ तो ये बीटा कितना होगा, वो एंगल कितना होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो tan ऑफ बीटा इट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए. देखिए अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं तो ये जो भी होगा दिस इज अ y कोऑर्डिनेट, और यहां से लेके यहां तक जो भी है दिस इज अ x कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू opposite upon adjacent. So this is equals to y upon x, और y कंपोनेंट की वैल्यू कितना है, so it is equals to 1 by 2 gt square, और x की वैल्यू कितना है, so x की वैल्यू है ut. जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, so एक t कैंसिल हो जाएगा, so gt upon 2u. So therefore beta, that is the angle made by displacement vector with horizontal, which is equals to tan inverse of, यहाँ पे आएगा जी टी अपॉन ट्वाइस यू. ये होगा आपका बीटा. तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट उस प्रोजेक्टल का फाइंड आउट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस वक्त इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगा. ओके, और वेलोसिटी जो भी होगा तो उसका इक्वेशन कैसे आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो नेक्स्ट ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी वेक्टर की. ओके, अब वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करने से पहले ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो प्योरली अलोंग हॉरिजॉन्टल है, इससे u. लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्टल यहाँ पे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी उतना ही होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू u, लेकिन इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा, दैट इज अ vy, और ये vx होगा विच इज इक्वल्स टू u. सो vx इज इक्वल्स टू u, यानी इस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल पहुंचा है उस वक्त उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट vx लेंगे और वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट vy लेंगे. ओके, तो vy कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलोंग y एक्सिस. तो vy is equals to, okay, vy is equals to, it's a initial velocity जो कि 0 है उस केस में, so 0 plus g into t. What is g? Acceleration. t is a time. So therefore vy is equals to gt हो गया. और vx की वैल्यू कितना होता है बेटा, इट्स अ u. हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेन सेम रहता है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी था उतना ही रहेगा. सो ये दोनों पता चल गए. तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो नेट वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू vx i प्लस vy j. ओके, अब vx की वैल्यू कितना है, इट्स u i प्लस vy की वैल्यू कितना है, gt इंटू j. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर v. अब वेलोसिटी वेक्टर हमें मिल गया है, इसके बेसिस पे हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट व्हेन टाइम इज t टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज अ u स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज अ gt का स्क्वायर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अब वेलोसिटी ने कितना एंगल किया है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी. ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी जो भी था, अब ये दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा
अब विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी इसने मान के चलिए कि अल्फा इतना एंगल किया है, सो देयरफॉर tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, ओके, अगेन tan ऑफ अल्फा अगर हम लेते हैं तो ये जो भी होगा दिस वन, दिस इज द वी वाई, और ये जो भी होगा दिस इज द वी एक्स. सो वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स विच इज इक्वल्स टू जी टी upon u. So therefore alpha is equals to tan inverse of gt upon u. So ये होगा direction of that instantaneous velocity at an instant t with horizontal या with initial velocity which is equals to tan inverse of gt upon u. ये था theoretical discussion. अब हमें दो चीजें फाइंड आउट करना है. द फर्स्ट वन इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड वन इज अ रेंज. ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज. अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको अच्छी तरह से देखिएगा. तो यहां पे इन सभी को हटा देता हूं. ओके, तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वेलोसिटी सेम है, तो वी कैन से राइट हियर एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू टी. x इज इक्वल टू यू इंटू टी. ओके, अब यहां से लेके यहां तक जब प्रोजेक्टाइल आएगा यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जब आएगा तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा विच इज इक्वल टू द हाइट फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड. ओके, सो वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. टाइम ऑफ फ्लाइट जब कंप्लीट होगा तो उस वक्त ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ चुका है, तो वर्टिकली अगर हम सोचते हैं तो वर्टिकली ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. अगर वर्टिकली इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सा भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेंगे, s इज इक्वल्स टू ओके, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. अब वर्टिकल डायरेक्शन में h इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, 0 है, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर. तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ऑलरेडी उसने टाइम ऑफ फ्लाइट किया है, सो स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल T. ओके, इसलिए कैपिटल T यूज किया है. और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन कितना है, z है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन राइट हियर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस h अपॉन g. सो t इज इक्वल्स टू ट्वाइस h अपॉन g. ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में होगा. तो एक फॉर्मूला में टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पे मिल चुका है विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. अब टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड होता है, यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड. जिस हाइट से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड होगा टाइम ऑफ फ्लाइट. यानी नीचे आने के लिए कितना वक्त लग रहा है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g. अब रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं. तो रेंज इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ओके, कितना ट्रैवल करेगा यहां से लेके यहां तक का. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त x की वैल्यू विच इज इक्वल टू r. सो एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, x बिकम अ r. ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन r इज इक्वल्स टू u into capital T. So r is equals to u into capital T और capital T की वैल्यू होता है 2h upon g. So this is a range of that projectile. So range ये किस किस के ऊपर डिपेंड होगा. रेंज अब दो चीजों के ऊपर डिपेंड होगा. द फर्स्ट वन इज अ इनिशियल वेलोसिटी और सेकंड वन इज अ हाइट. ओके, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड होगा, सिर्फ और सिर्फ h के ऊपर डिपेंड होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट जब कैलकुलेट करेंगे हम तो वो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g, और रेंज जो भी है इट इज इक्वल टू u टाइम्स अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g. ये दोनों फॉर्मूलेज याद होना चाहिए. ओके, अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिस्कशन हम कर लेते हैं. अब मान के चलिए
ओके, अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम दिस हाइट, इतने हाइट से। ओके, ये ग्राउंड सरफेस है और इस हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पे 3 अलग अलग बॉल्स है। ओके, 3 हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, तीनों ऑब्जेक्ट को हमें थ्रो करना है। एक पहला जो भी बॉल था उसको हमने प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u। सेकंड जो भी बॉल था उसको भी हमने प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u डैश, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। और थर्ड बॉल जो भी है उसको हमने प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, सिर्फ इसको ड्रॉप किया। ओके, जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे तो इसका मोशन स्टार्ट होगा। इसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी था u था, मान के चलिए कि u इज ग्रेटर देन u डैश, तो इसका जो भी पाथ बनेगा दैट पाथ इज लाइक दिस वन। और सेकंड इसका जो भी जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u डैश वो कि u से कम है, तो उसका जो भी पाथ बनेगा इट इज लाइक दिस वन ट्रैजेक्टरी। और थर्ड इसको हम जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका पाथ बनेगा लाइक दिस वन। ओके, अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पे हमने 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो इसको जस्ट ड्रॉप किया है मीन्स हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। ओके, और बाकी 2 बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी, डिफरेंट इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या सभी के लिए, यानी फर्स्ट बॉल के लिए या सेकंड बॉल के लिए या थर्ड बॉल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? थोड़ा सोचिए। अगर एक बॉल है उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देके हमने थ्रो कर दिया, ओके, और दूसरा बॉल है कि बहुत कम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके हमने थ्रो किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके लिए ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट के लिए कि सेकंड के लिए? और एक बॉल है जिसको हमने सिर्फ ड्रॉप कर दिया, क्या इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का जो भी फॉर्मूला है इसको देखिएगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन g। ओके, अब यहाँ पे हम 2 बॉल, पहले फर्स्ट और सेकंड बॉल की जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट बॉल की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा था एज कंपेयर टू सेकंड। ओके, लेकिन दोनों के दोनों बॉल्स जो भी है सेम हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी डिपेंड होता है सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड होता है, नॉट ऑन इनिशियल वेलोसिटी। सो देयरफॉर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा, इवन दो किसी ऑब्जेक्ट को आप जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके, ड्रॉप कर रहे हैं तो भी इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। सो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। अगर तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो एक हर इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे किसी भी टाइम पे ये तीनों की तीनों बॉल लीनियरली आपको दिखेंगे। ओके, जब उनके मोशन हो रहा है, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा उस वक्त ये जो भी बॉल था ये यहाँ पे पहुंचना चाहिए और ये यहाँ पे आना चाहिए। ओके, सो जब ये लैंड हो रहा है यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे लैंड होना चाहिए और ये भी यहाँ पे लैंड होना चाहिए। सो इन दिस वे, सो दिस शुड बी लीनियर, ये जो भी होंगे वो लीनियर होना चाहिए। ओके, लाइक दिस वन। सो यहाँ पे इतना याद रखिएगा, भले ही इनिशियल वेलोसिटी कितना भी हो, सभी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सेम रहेगा। ओके, सो ये हम अब देखते हैं थोड़ा यहाँ पे। और सेकंड फॉर्मूला जो भी था, सेकंड फॉर्मूला दैट इज अ रेंज। सो रेंज इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाइड बाय 2h अपॉन g। तो जिस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जिस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका रेंज ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट हाइट सेम अगर है तो। इनिशियल वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा रेंज उतना ज़्यादा होगा। अगर इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना था बेटा, 0 था, तो उसके लिए रेंज भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो वहीं पे ड्रॉप हो रहा है। ओके, रेंज मिल ही नहीं रहा। तो सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी था उसके इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था तो वो रेंज ज़्यादा दिखा रहा है, और इसका सेकंड इसका रेंज कम दिखा रहा है। तो रेंज किसके ऊपर डिपेंड होगा, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ओके, सो देखिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हम रखते हैं 12 मीटर पर सेकंड, प्रोजेक्ट किया
आप टाइम को गिन सकते हो, सबके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा क्योंकि सेम हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गए, इसकी रेंज मिला है हमें, सो इट्स 17.3। अब इनिशियल वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैंने पहले 12 था अब 16 किया, तो ऑब्वियसली रेंज बढ़ना चाहिए। रेंज यहाँ पे बढ़ चुका है, पहले 17.3 था, अब वो 23.2 हो गया या 23.1 हो गया। ओके, इन दिस वे 22.8 हो गया। ओके, तो इस तरीके से रेंज जो भी डिपेंड होगा वो रेंज डिपेंड होगा इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन जितने भी प्रोजेक्टल मोशन होंगे सेम हाइट से अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सभी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सेम रहेगा। ये था डिस्कशन अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टल मोशन। हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा है, वेलोसिटी वेक्टर देखा है। ओके, उसने कितना एंगल किया उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन देखा है और रेंज का इक्वेशन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करना है ऑब्लिक प्रोजेक्टल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है और इंटरेस्टिंग भी है और छोटा सा टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।